कि हम इतने शब्दों से घिरे हुए हैं, इतनी शोरगुल में घिरे हुए हैं अपने चारों ओर कि अगर हम आँख बंद करके अपनी माँ के चेहरे को भी अगर इमेजिन करना चाहें या फिर उतारना चाहें किसी पन्ने पर, तो शायद हम परफेक्टली नहीं उतार पाएँगे। क्योंकि हमने कभी उसके अस्तित्व को देखा ही नहीं शायद, कभी महसूस ही नहीं किया। नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं ताओ उपनिषद वॉल्यूम 1 का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का आज है डे 2, सेकेंड डे। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से ओशो प्रेम और घृणा दोनों को इंटरलिंक कर रहे हैं, कि दोनों का होना आवश्यक है। एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं। तो इस चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें और क्या सीखने को मिलता है। लाओ त्से कहता है, नाम देकर भूल गई। ये वाली बात लाओ त्से कहता है, नाम देकर भूल गई है। जब मैंने किसी से कहा कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, तब मैंने ठीक से समझ लिया था कि प्रेमी होने का क्या अर्थ होता है। मैंने एक क्षण की अनुभूति को स्थिर नाम दे दिया। अगर मैंने भीतर झांक कर देखा होता तो शायद मैं ऐसा नाम न देता। शायद चुप रह जाना उचित होता। शायद बोलकर भूल हो गई। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट कुलीज कम बोलता था, बहुत कम। दुनिया में कई राजनीतिक इतना कम बोलने वाला नहीं हुआ। कोई भी राजनीतिक इतना कम बोलने वाला नहीं हुआ। कोई मरने के वर्ष भर पहले किसी मित्र ने उससे पूछा कि कुलीज, इतना कम बोलते हो, इतना कम बोलते हो जिंदगी भर, कारण क्या? तो कुलीज ने कहा, जो नहीं बोला है उसके लिए दंड कभी नहीं मिलता। जो नहीं बोला है उसके लिए कभी पछताना नहीं पड़ता। जो बोला है उसके लिए बहुत पछताना पड़ा है। यह तो मुझे ज्यादा अनुभव नहीं था। कुलीज ने कहा, अगर दोबारा मुझे मौका मिले तो मैं बिल्कुल चुप रह जाने वाला हूं। यह तो अनुभव न था ज्यादा, अनुभव से धीरे धीरे सीखा है। अगर मुझे फिर से मौका मिले तो मैं बिल्कुल ही चुप रह जाने वाला हूं, क्योंकि लोग मुझे, जिसने भी जजमेंट दिया है, जिसने भी बुरा भला सोचा है मेरे बारे में, वो मेरे बोलने पर ही सोचा है। जब जब चुप रहा हूं तो किसी ने मुझको जज नहीं किया। यह तो मुझे ज्यादा अनुभव न था, कुलिज ने कहा। अगर दोबारा मुझे मौका मिले तो मैं बिल्कुल चुप रह जाने वाला हूं। यह तो अनुभव न था ज्यादा, अनुभव से धीरे धीरे सीखा। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि जो बोला उसके लिए दंड पाया। जो नहीं बोला उसके लिए कोई पीड़ा मुझे नहीं झेलनी पड़ी। शायद आप सोचते होंगे किसी को गाली दे दी होगी उससे दंड पाया। नहीं, गाली से तो दंड मिल ही जाता है। टू ऑब्वियस, साफ है। नहीं, जब किसी से कहा कि मैं प्रेम करता हूं, उसके भी दंड भोगने पड़े। असल में शब्द दिया, नाम दिया कि दंड होगा, क्योंकि हमने वस्तु बनाई जहां की वस्तु नहीं थी, जहां की तरल व्यक्तित्व तो नहीं था। सॉरी, क्योंकि हमने वस्तु बनाई जहां की वस्तु नहीं थी, जहां की तरल व्यक्तित्व था। मतलब एक जिसको ऑब्जेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं थी, हमने वहां ऑब्जेक्ट बना दिया, वहां वस्तु बना दिया, जबकि रियल में वो लिक्विड था, कंटिन्यूअस था। हमने उसको डिस्क्रीट बना दिया, तरल था, वो फ्लूइड था। जहां की तरल प्रवाह था वहां हमने ठोक कर नदी के बीच धार में दीवार खड़ी करने की कोशिश की। अब तकलीफ होगी, अब पीड़ा होगी। जीवन प्रवाह की तरह बहना चाहेगा और हमने ठोके गए नाम के तख्ते अड़चन डालेंगे। हमारे ठोके गए नाम के तख्ते अड़चन डालेंगे। और जीवन बड़ा है, कोई तख्ता नाम का ठोका हुआ टिकेगा नहीं, बहा कर ले जाएगा। लेकिन तब पीछे पीड़ा का दंश और पश्चाताप और विषाद छूट जाता है। देखो दोस्तों, अगर ये वो जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, ये जो हमने पिछले क्लास में देखा था, पिछले वीडियो में देखा था जो हमने,
कि हम अक्सर जैसे ही हम किसी चीज़ को नाम दे देते हैं, हम उसकी असीमित पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म करके उसको एक आइडेंटिटी दे देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रहा है कि जैसे ही किसी के प्रति जो प्रेम था, जो फीलिंग थी, उसको जैसे ही उसने प्रेम कह दिया या फिर एक रिश्ता बना दिया, पति पत्नी, भाई बहन, माँ, जो भी चीज़ें हैं, तो हम उस अथाह पॉसिबिलिटी ऑफ लव उसको हमने छोटा कर दिया। यही बात हो रही है यहाँ पे। हमने एक टैग दे दिया, उसी की बात हो रही है कि हमने नाम का तख्ता लगा दिया उस पर। लाओ त्से कहता है, नाम ही मत देना, नाम दिया कि वस्तुएं पैदा हो जाती हैं। एक क्षण को सोचें कि अगर अचानक ऐसी घटना घट जाए कि हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं और हम सब भाषा भूल जाएं, 1 घंटे भर के लिए, मतलब हमें कुछ बोलना ही नहीं आता, कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास, मतलब कोई भाषा ही नहीं है, तो ज़मीन आसमान में कोई फर्क नहीं होगा, तो अंधेरे और प्रकाश में कोई फर्क ना होगा, तो आप में और पड़ोसी में कोई फर्क ना होगा, तो हिंदू मुसलमान भिन्न होंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो स्त्री और पुरुष में फैसला होगा क्या? अगर 1 घंटे को हम सारी भाषा भूल जाएं, तो सारे फासले भी तत्काल घंटे भर के लिए गिर जाएंगे। एक अनूठा ही जगत होगा, इमेजिन करो, विस्तार से भरा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उसे कोई नाम नहीं दिया, हमने उसे संकुचित नहीं किया, हमने उसका दायरा नहीं बांधा नाम देके। जैसे उन्होंने कहा ना कि जमीन और आसमान में कोई फर्क ना होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे लिए ना जमीन है उस समय, ना आकाश है। हम जमीन और आकाश तभी जान रहे हैं ना जब हमने उसको शब्द दिए हुए हैं। अदरवाइज कोई शब्द ही नहीं है तो हम उसको सेम ही चीज सोचेंगे ना, भले दिखेगा डिफरेंट, बट हमारे लिए तो वो कंटिन्यूअस रहेगा, वो कनेक्टेड विद ईच अदर। यहाँ तक ये है ज़मीन, धरातल, वो आकाश, तो हम उसको सेपरेट नाम नहीं देंगे, हम बस जाने कि ये कंटिन्यूअस है, डिस्क्रिट नहीं बनाएंगे, हम लिक्विड कर देंगे उसको, तरल, कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि लाइफ इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। जहाँ कोई सीमा ना होगी, जहाँ चीज़ें फैलती तो होंगी लेकिन रुकती ना होंगी, तब आपको ऐसा ना लगेगा कि कोई आपके पड़ोस में बैठा है, क्योंकि ऐसा लगने के लिए भाषा जरूरी है। तब कोई पड़ोसी है ऐसा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा लगने के लिए भी भाषा जरूरी है। तब कोई मित्र है ऐसा भी नहीं लगेगा, कोई शत्रु है ऐसा भी नहीं लगेगा। तब तो एक विराट अस्तित्व रह जाएगा। डिस्टिंक्शन खत्म होगा तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाएंगे ना, सब एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। उस अस्तित्व में 2 प्रतीतियां, नाम नहीं, उस अस्तित्व में 2 प्रतीतियां रहेंगी, जिनको लाओ त्से कहता है हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी। यह ज्यादा आज की भाषा में होगा कहना ठीक, पदार्थ और चैतन्य। लाओ त्से कहता है हेवन एंड अर्थ, आजकल के लैंग्वेज में हम उसको पदार्थ और चैतन्य कह सकते हैं। मतलब पदार्थ मतलब मटेरियल और चैतन्य मतलब कॉन्शियसनेस, चैतन्य। 2 विस्तार रह जाएंगे, पदार्थ और चैतन्य का। यह प्रतीत होगी जब भी नाम नहीं होगा, यह प्रतीत होगी। शेष सारे नाम वस्तुओं के हैं। वस्तु पदार्थ भी हो सकती है, वस्तु व्यक्ति भी हो सकता है। अगर हम व्यक्ति को नाम देंगे तो वह भी वस्तु हो जाता है। अगर हमने व्यक्ति को नाम दिया तो वो भी वस्तु बन जाता है। अगर हम पदार्थ को नाम देंगे तो वह भी वस्तु हो जाता है। अगर मैंने कहा यह कुर्सी है तो वह वस्तु हो गई, और मैंने कहा पत्नी, पति, बेटा, वे भी वस्तु हो गए। बेटे को भी पसेज किया जाता है, मतलब अपने पास रखा जाता है। कुर्सी को भी पसेज किया जाता है। बेटे को भी मालकियत हो सकती है, कुर्सी की भी मालकियत हो सकती है, लेकिन जीवन की कोई मालकियत नहीं हो सकती। सोचने वाली बात है।
और न पदार्थ की कोई मालकियत हो सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं, जब आप नहीं थे तब भी यह कुर्सी थी, जब आप नहीं होंगे तब भी यह होगी। और आप जिसको कह रहे हैं मेरा बेटा, कल उसकी श्वास बंद हो जाएगी तो आप उसको मरघट में जाकर जला देंगे। और जब उसकी श्वास बंद हो रही होगी, तब आप आकाश से यह ना कह सकेंगे कि मेरा बेटा, मेरी बिना आज्ञा की उसकी श्वास कैसे बंद हो रही है। तब आप अपने बेटे से यह ना कह सकेंगे कि तू बड़ा अनुशासनहीन है, मुझसे पूछा भी नहीं और तूने श्वास बंद कर दी। मरते वक्त मुझसे तो पूछ लेना था, मैं तेरा बाप हूं, मैंने तुझे जन्म दिया। यहां पे सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं ओशो कि हम जब किसी को एक नाम देते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं और हम उस ऑब्जेक्ट का मालिक, उस वस्तु का मालिक बन बैठते हैं। हम उसका फ्रीडम छीन के उस पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। पर दरअसल में क्या वो पॉसिबल है? जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये कुर्सी जो है वो आपसे पहले भी थी, आपके बाद भी रहेगी। जिसको आप बेटा बोल रहे हैं, उसके सांसों पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। तो दरअसल वो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आपने जब उस इंसान को, उस व्यक्ति को नाम दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके मालिक हो गए। वो आपका है ही नहीं कभी। लेकिन मरते वक्त ना बेटा पूछेगा, ना बाप की आज्ञा की जरूरत पड़ेगी। अस्तित्व किसी की मालकियत नहीं मानता। जन्म के समय भी आपको भ्रम ही हुआ है कि आपने जन्म दिया है। अस्तित्व किसी की मालकियत नहीं मानता, ना वस्तुएं किसी की मालकियत मानती हैं। लेकिन नाम के साथ मालकियत पैदा होती है और नाम के साथ वस्तु बनती है। वस्तु का दूसरा छोर है मालकियत। जहां भी मालकियत है वहां वस्तु होगी। वह व्यक्ति की है, पदार्थ की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी ने कहा मेरा, वहां मालकियत खड़ी हो जाएगी। वही चीजें अस्तित्व को खो देंगी और वस्तु बन जाएगी। मतलब जैसे ही हमने किसी चीज को अपना कहने की कोशिश की कि मेरा है, मतलब हम ओवरऑल उसको नाम दे रहे हैं कि मेरा है, माई। अपने नाम के साथ हम रिलेशन जोड़ देते हैं उसको, कोई भी ऑब्जेक्ट या इंसान के साथ। उसी समय हम उस पर मालकियत थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस अस्तित्व पे, इस ब्रह्मांड पे, इस नेचर पे कोई भी इंसान अपनी मालकियत नहीं जता सकता। हम रहते हैं वस्तुओं से घिरे हुए। इन सारी वस्तुओं का जन्मदाता लाओ से कहता है नाम देने की प्रक्रिया है, द नेमिंग। यह जो हम नाम दिए चले जाते हैं, यही है, हम सभी चीज को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। मैं सदा लाओ त्से के संबंध में कहता रहा हूं। एक मित्र के साथ लाओ त्से सुबह घूमने निकला। वर्षों के साथी हैं। मित्र जानता है कि लाओ त्से सदा चुप रहता है। तो मित्र के घर कोई मेहमान आया और वह उसको भी घुमाने ले आया है। मतलब मित्र, मित्र का एक और दोस्त और लाओ त्से, ये तीनों। रास्ते में उस मेहमान ने बड़ी परेशानी अनुभव की। वह बहुत रेस्टलेस हो गया, क्योंकि ना लाओ से बोलता है, ना उसका मेजबान बोलता है। वह मित्र बहुत परेशान हो गया। आखिर में उसके वश के बाहर हो गया। उसने कहा कि सुबह बहुत सुंदर है, देखते हैं। लेकिन ना मित्र ने देखा, ना जवाब दिया। ना लाओ त्से ने देखा, ना जवाब दिया। और तब बेचैनी उसकी बढ़ गई। इससे तो चुप ही रहता तो अच्छा था। उस गेस्ट ने अपने दोस्त को न बोलते हुए सुना, न लाओ त्से को बोलते हुए सुना। तो लास्ट में उसको बोलने की हैबिट होगी। तो कुछ देर चुप 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 रहते रहते उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बोल दिया कि देखो सुबह कितनी सुंदर है। बट इसका रिप्लाई ना उसके दोस्त ने किया और ना लाओ त्से ने किया। तो वो मन में सोचता है कि इससे बेटर तो चुप ही रहता। और वैसे वो लोग वापस फिर लौट आए घर।
लौटने के बाद लाओ त्से के मित्र कान में कहा कि आपने साथी को दोबारा मत लाना। लाओ त्से ने अपने दोस्त के कान में कहा कि जो तुम्हारा गेस्ट है उसको दोबारा मत लाना, बहुत बातूनी मालूम पड़ता है, टू मच टॉकेटिव। मित्र भी थोड़ा दंग हुआ क्योंकि इतनी ज्यादा बात तो उसने की भी नहीं थी। कोई 1.5 घंटे की अवधि में एक ही बात तो बोला था कि बहुत सुंदर है सुबह, यह सुबह बहुत ही सुंदर है। सांझ को मित्र आया और लाओ त्से ने कहा क्षमा करना, उसे तो रोक दिया, लेकिन मैं भी बेचैन रहा हूं। ऐसी ज्यादा बात तो नहीं की थी, इतना ही कहा था कि सुबह बड़ी सुंदर है। लाओ त्से ने कहा दिया नाम की चीजें नष्ट हो जाती हैं। जैसे ही आपने उसको कोई नाम दिया चीजें नष्ट हो जाती हैं। सुबह बड़ी सुंदर थी जब तक वह तुम्हारी साथी ने नहीं बोला था। कठिन पड़ेगा समझना। लाओ त्से कहता है सुबह बड़ी सुंदर थी जब तक तुम्हारा साथी नहीं बोला था, जब तक उस सौंदर्य में कोई सीमा ना बांधी थी, तब तक वह सौंदर्य कहीं समाप्त होता हुआ मालूम नहीं पड़ता था, तब तक उस सौंदर्य का कोई अंत नहीं था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे मित्र ने कहा बड़ी सुंदर है सुबह, सब सिकुड़कर छोटा हो गया। तुम्हारे मित्र के शब्दों ने सब पर सीमा बांध दी। मतलब कि उसकी जो ब्यूटी थी मॉर्निंग की, तुम्हारे मित्र ने कहा बड़ी सुंदर है सुबह, सब सिकुड़कर छोटा हो गया। तुम्हारे मित्र के शब्दों ने सीमा बांध दी। मतलब कि वो जो खूबसूरती थी उस मॉर्निंग की वो इन्फिनाइट थी, पर जैसे ही उसने एक शब्द दिया सुंदर, तो सुंदरता की भी एक सीमा होती है। उसने उसमें बांध दिया उसको। तो लाओ त्से यही कह रहा है कि ये चीज नहीं करना चाहिए था तुम्हारे दोस्त को। तुम्हारा मित्र सब पर हावी हो गया, एवरीथिंग, क्योंकि उसने नाम जो दे दिया। और जब इतना सौंदर्य था तो बोलना सिर्फ कुरूपता थी। जहां इतना सौंदर्य था वहां बोलना सिर्फ विघ्न था। तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे मित्र को सौंदर्य का कोई पता नहीं। उसने तो सिर्फ बात चलाई थी, उसे कुछ पता नहीं है सौंदर्य के बारे में। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि उसने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग बोल दिया ये बातें, उसे सुंदरता के बारे में पता ही नहीं है। उसने केवल कन्वर्सेशन के लिए बोल दिया, वरना अगर उसको वास्तव में इतनी खूबसूरती दिख रही होती तो वो बोलता ही क्यों। जब आपके सामने कोई असीम सौंदर्य, इन्फिनाइट ब्यूटी अगर आपके सामने हो तो यू विल एंजॉय दैट ब्यूटी, क्या बकबक करोगे उसके बारे में। वही बोलना चाह रहे हो। क्योंकि सौंदर्य का पता होता तो बोलता हुआ आदमी चुप हो जाता है। यही बोल रहे हैं कि अगर सौंदर्य इतना अच्छा दिख जाए और उसको पता है कि ये सौंदर्य है, दैट ब्यूटी इज देयर, नेचर की ब्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो कोई इंसान बोल रहा हो वो चुप हो जाए। ये तो चुप था तब बोल उठा, मतलब इसको कोई आइडिया नहीं है। चुप आदमी कैसे बोल सकता था। सौंदर्य का इंपैक्ट है। जब चारों ओर से सौंदर्य घेर लेता है तो प्राण चुप हो जाते हैं। हृदय धड़कता भी है तो पता नहीं चलता कि धड़कता है, सब निस्पंद हो जाते हैं। पर हम चुप थे और तुम्हारा मित्र बोल पड़ा। उसे सौंदर्य का कोई पता ना था, उसे सुबह का भी कोई पता ना था। वह सिर्फ खूंटी खोज रहा था बातचीत चर्चा चलाने की। मैंने बोला ना कि एक पॉइंट ढूंढ रहा था बात करने की। भाई कैसे भी आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं है तो यार और बताओ क्या हाल चाल, और बताओ, अब और बताओ, क्या बताओ। अगर आपके पास शब्द नहीं है तो हम बस उस चीज को खींचना चाहते हैं और घर पे सब ठीक चल रहा है बिना मतलब का। उस इंसान को ना तुम्हारे घर से मतलब है ना तुम्हारे बारे से मतलब है, बस उस आगे कुछ बोलो, सेंटेंस क्रिएट करो, तो वो एक फेंक रहा है, एक वर्ड से एक सेंटेंस फेंक रहा है कि इससे जोड़े कुछ कहानी सुनाओ। बस यही हो रहा है। तो इसने भी यहाँ पे वही किया। वह सिर्फ खूंटी खोज रहा था बातचीत चर्चा चलाने को। हम सब खोजते हैं, कोई भी मिलता है आप मौसम की चर्चा शुरू कर देते हैं, कुछ भी बात शुरू कर देते हैं, वह सिर्फ बहाना होता है। असल में चुप रहना इतना कठिन है कि हम किसी भी बहाने से बोलना शुरू कर देते हैं।
अब दोबारा जब आप किसी से बातचीत शुरू करें तो ख्याल रखना, आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये सिर्फ बहाने हैं। न सुबह से मतलब, न सूरज से मतलब, न बादलों से मतलब, न वर्षा से मतलब, कोई मतलब नहीं है। पर किसी से बात शुरू करनी चाहिए क्योंकि पर कहीं से बात शुरू करनी चाहिए क्योंकि दो आदमी चुप रहने की कला ही भूल गए हैं कि दो आदमी साथ हों और चुप रह सकें। फ्रॉयड ने अपने जीवन भर के अनुभव के बाद लिखा है कि पहले तो मैं सोचता था कि हम बात करते हैं कुछ कहने के लिए, लेकिन अब मेरा अनुभव है कि हम बात करते हैं कुछ छिपाने के लिए। कुछ चीजें हैं जो चुप रहने में उघड़ जाएगी, उनको हम बातचीत करके छिपा लेते हैं। एक आदमी के पास घंटे भर मौन से बैठ जाइए तो उस आदमी को जितना आप जान पाएंगे उतना आप वर्ष भर उससे बात करते रहिए तो नहीं जान पाएंगे। बात जो है वो आदमी अपने को छिपाने के लिए अपने चारों तरफ एक जाल खड़ा कर रहा है। उसकी आंखों को फिर आप ना देख पाएंगे, उसके शब्दों में अटक जाएंगे, उसके उठने को ना देख पाएंगे, उसके बैठने को ना देख पाएंगे, उसके गेस्चर्स आपके ख्याल में ना आएंगे, उसके शब्द ही शब्द आपके आसपास रह जाएंगे। कभी आपने ख्याल किया है जब आप पीछे किसी आदमी को याद करते हैं तो सिवाय शब्दों के आपको कुछ और याद आता है क्या? मतलब जब सपोज करो कि मैं किसी इंसान को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार वो इंसान कैसा है, तो सिर्फ हमें उसने क्या बातें बोली, मैंने उससे क्या बातें की, हमने क्या बातें की, उस टाइप के थॉट्स ही, मेमोरीज ही आते हैं। वो इंसान कैसा है, कैसा दिखता है, उसकी आंखें कैसी हैं, ये हमें शायद उतना याद नहीं आता। याद आता है उस आदमी ने कैसे आपको देखा था, ऐसा याद आता है क्या? नहीं। याद आता है उसने कैसे आपके हाथ का स्पर्श किया था, याद आता है कि उसके शरीर की गंध कैसी थी, याद आता है कि उसकी आंखों का ढंग कैसा था। क्या आपको याद आता है कि वह कमरे में कैसे प्रवेश हुआ था, याद आता है कि वह कैसे बैठा था, उठा था? नहीं, इसमें से कुछ भी बातें याद नहीं आती। कुछ भी याद नहीं आता, इतना ही याद आता है कि उसने क्या कहा था। आदमी ना हुआ ग्रामोफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर की तरह, कि भाई तुमने बातें क्या की थी, बस तुम्हारे बारे में मुझे वो यादें हैं। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा पहचान, तुम्हारा रूप, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा अस्तित्व, एक्चुअली योर प्योर एग्जिस्टेंस, वो मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कभी गौर ही नहीं किया उस पर। क्योंकि हमने सिर्फ शब्दों के एक जाल बनाया, उससे ही एक दूसरे को जाना, उससे ही कम्युनिकेट किया, तो वो बस यादों में वो जाल ही रह जाता है, नथिंग एल्स। आदमी ना हुआ वह ग्रामोफोन हुआ, आपने उसकी बाबत जो भी स्मृति बनाई है वो सिर्फ शब्दों की है, उसके पूरे अस्तित्व का आपको कोई भी पता नहीं। इतनी हैरानी की बात है, अगर आप अपनी माँ की शक्ल भी आंख बंद करके गौर से देखना चाहें तो आप पक्का पता न लगा पाएंगे कि माँ की शक्ल कैसी होती है। तो जो कितनी डीप बात बोल दी कि हम इतने शब्दों से घिरे हुए हैं, इतनी शोरगुल में घिरे हुए हैं अपने चारों ओर, कि अगर हम आंख बंद करके अपनी माँ के चेहरे को भी अगर इमेजिन करना चाहें या फिर उतारना चाहें किसी पन्ने पर, तो शायद हम परफेक्टली नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि हमने कभी उसके अस्तित्व को देखा ही नहीं, शायद कभी महसूस ही नहीं किया। क्योंकि हमारा जो प्योर एग्जिस्टेंस हो रहा है ना, हम अपने चारों ओर शब्दों से घिरे हुए हैं। सोच के देखो, आज के सोशल मीडिया के टाइम में भी हम जो स्क्रॉलिंग करते हैं, रील्स देखते हैं, वहाँ सिर्फ क्या है, सिर्फ शब्दों का, या तो हम शब्द पढ़ रहे हैं या शब्द सुन रहे हैं। कौन इंसान है वो बोलने वाला, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। बस शब्दों का एक जाल है, वो बस ब्रेन में आंखों के थ्रू, कान के थ्रू बस वो लिए जा रहे हैं। यहाँ तो ओशो ने ये भी कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि यू कांट इवन इमेजिन योर मदर प्रॉपरली।
आप शायद एकदम से मेरी बात से इनकार करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस ये माँ वाली बात पे ओशो बोल रहे हैं। आप घर जाकर करना, आग बंद कर लेना और देखना कि माँ की शक्ल कैसी है, और आप पाएंगे कि जब तक गौर नहीं किया था तब तक तो कुछ पता था कि ऐसी है, और जब आप गौर करेंगे तो बहुत धुंधला हो जाएगा, सब रूप रेखा खो जाएगी, माँ की शक्ल भी आप ना पकड़ पाएंगे, क्योंकि किस बेटे ने माँ को देखा है। और अगर याद भी आएगी तो किसी फोटोग्राफ के कारण याद आएगी, माँ की वजह से नहीं याद आएगी। फोटोग्राफ के कारण क्यों? क्योंकि हम फोटोग्राफ देखते हैं तो एक इमेज, एक पर्टिकुलर इमेज हमारे दिमाग में छप जाती है। हम अगर उसको रिकैप्चुलेट भी कर रहे हैं ना, उस वो शक्ल, तो हम शायद वो फोटोग्राफ को हम याद कर रहे हैं, वो फोटोग्राफ को हम उतारने की कोशिश करते हैं। बट इस बुक के स्टार्टिंग में ही एक बात थी ना कि अगर हम, कोई आर्टिस्ट आकाश को चित्रित करना चाहे किसी कैनवस पर, तो वो कैनवस से बना हुआ जो आकाश है, आसमान है, वो एक्चुअल आसमान तो कभी नहीं होगा ना, उसमें जीवन नहीं होगा, उसमें इम्परफेक्शन नहीं होगा, परफेक्शन नहीं होगा, उसमें चहचहाती हुई चिड़िया नहीं होंगे, मूव करते हुए बादल नहीं होंगे, उसमें वो रंग नहीं होगा। इन द सेम वे हियर, कोई चित्र की वजह से याद आ सकती है। आपके घर में कोई चित्र लटका है, वह याद आ जाएगा, लेकिन फर्क समझना आप, माँ मौजूद थी वह याद नहीं आती है। उसके खून से बड़े हुए हो, उसकी गोद में उठे हो, उसके साथ दौड़े हो, बैठे हो, बात की है, सब किया है, वह याद नहीं आती। एक तस्वीर जो घर में लटकी है वह याद आती है। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि जो लिविंग बीइंग जिसके साथ तुम पैदा होने से पहले से उसके साथ हो, स्टिल तुमको वो याद नहीं कर पा रहे हो, तुम उस चेहरे को। याद आई भी तो क्या, उसकी एक तस्वीर। तस्वीर एक वस्तु है, माँ एक व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति याद नहीं आता और तस्वीर याद आती है। क्या कारण होगा यार? यहाँ पे ना बहुत डीप जा रहा है, आप सोच के देखो इसने कैसे यार एक तरह से शॉक कर दिया। सोचने वाली बात है ना कि हम याद भी आती है तो एक तस्वीर याद आती है, वो व्यक्ति याद नहीं आता। असल में हम जीवन के संपर्क से बचते रहते हैं, खुद भी और दूसरा भी हमारे जीवन को न जान ले उसको भी बचाते रहते हैं। ये सारी जिंदगी एक बचाव है, और भाषा बड़ी कुशलता से बचाने का इंतजाम कर देती है। एक फ्रेंच वैज्ञानिक 12 वर्षों तक साइबेरिया में एस्किमोज के बीच में रहा, जो बर्फ वगैरह पे रहते हैं ना, वहां पर 12 वर्ष बहुत लंबा वक्त है। और एस्किमो इस पृथ्वी पर उन थोड़ी सी कौमों में से एक है जो भाषा के कारण अभी भी पागल नहीं हुए हैं। एस्किमो दिन में 10-5 शब्द बोले तो काफ़ी है। अगर एस्किमो को भूख लगी तो वह इतना ही कहता है कि मुझे भूख लगी है। वह इतना ही कहता है भूख, मतलब इतना भी नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है, वो सिर्फ कहता है भूख, और कहने पर जोर कम होता है। उसका हाथ कहता है भूख, उसकी आंख कहती है भूख, उसका पूरा शरीर कहता है भूख। मतलब जो भी वो एक्सप्रेस कर रहा है केवल शब्दों से नहीं एक्सप्रेस करना चाह रहा वो, या फिर शब्दों से केवल एक्सप्रेस नहीं करता है, उसकी पूरा एग्जिस्टेंस, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, सब उसको वो एक्सप्रेस करते हैं। बड़ी मुश्किल में पड़ गया वो वैज्ञानिक। उस वैज्ञानिक के संस्मरण में पढ़ा था, उसने लिखा है कि मेरे पहले 6 महीने तो ऐसे था जैसे मैं नर्क में पड़ गया हूँ, क्योंकि वे बोलते ही नहीं हैं और मैं बोलने के लिए उबलता रहता था, लेकिन किससे बोलूं? तो उसने लिखा है कि मैंने अकेले में जाकर अपने से ही जोर जोर से बोल लेता था।
आप सब भी अपने से अकेले में बात करते हो। ये तो होता है। रास्ते पर चलते हुए लोगों को देखो, करीब करीब सब अपने से बातचीत करते हुए चल रहे हैं। कभी कभी तो बातचीत गर्मा गर्मी भी हो जाती है, अकेले में ही हाथ पैर तक हिल जाते हैं, सिर झटक देता है, इशारे हो जाते हैं, और हर आदमी अपने से भीतर बात करने में लगा हुआ है। सेल्फ टॉक। ये तो होता है ना कि हम अकेले बैठे हुए हैं तो हम चुप नहीं रह पाते। हमें लगता है कि वी आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, मतलब हम चुप है नहीं। वो कन्वर्सेशन भले ही वो साउंड के फॉर्म में हमारे मुंह से नहीं निकल रही, बट स्टिल वो कन्वर्सेशन इतना स्ट्रांगली हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में चल रहा है कि कई बार हमारे हाथें हिलती हैं, हम यूं करते हैं, हेड शेक होता है अननोइंगली, हमें पता भी नहीं है। अगर हम रिकॉर्ड करें उसको, 24 आवर कैमरे हम पे लगा दो और हमें पता नहीं है, वेन एवर वी आर स्टिल, हम घर में अकेले बैठे हैं, स्टिल आप देखोगे कि एक कन्वर्सेशन बहुत स्ट्रांगली हमारे मन में चल रहा होता है, लगातार हम बोल रहे होते हैं, और हर आदमी अपने से भीतर में बात करने में लगा है। बाहर आप बात कर रहे हैं, भीतर आप बात कर रहे हैं। एक क्षण का अवकाश नहीं है, नाम से आप हट जाएंगे। एक क्षण का अवकाश नहीं कि नाम से आप हट जाएं, शब्द से आप हट जाएं और अस्तित्व में आपकी गति हो जाए। अच्छा, नाम मतलब सिर्फ ये मत समझो कि जैसे हम किसी इंसान को नाम देते हैं, नेमिंग, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मतलब एवरीथिंग, एवरी शब्द जो हर एक जो शब्द है, ईच एंड एवरी वर्ड इज नेम फॉर समथिंग। किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, किसी एक्टिविटी का नाम है, सब चीज किसी चीज का नाम ही है ना, ऑलमोस्ट। इशारे का नाम है, डायरेक्शन का नाम है, वॉट एवर। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि थोड़े देर का अगर अवकाश अगर तुमने ले लिया बातचीत करने से, चाहे बाहरी बात या भीतरी बात, तुरंत उस नाम से, जो नाम हमने समाज में दिया हुआ है, उस भाषा में, उन शब्दों में, उस नाम से आप हट जाओगे। और जैसे ही आप हटोगे, हम अस्तित्व की गति में घुस जाते हैं। मतलब कि लिटरली हमारा मन शांत होता है, और देन वी स्टार्ट कनेक्टिंग विद दिस यूनिवर्स। लेकिन 6 महीने तकलीफ तो हुई थी उस वैज्ञानिक को। 6 महीने के बाद उसे बड़े अनूठे अनुभव होने शुरू हुए। पहली दफे जिंदगी में शब्दहीन गैप, शब्दहीन अंतराल आने लगा, और तब उसे पता चला कि एस्कीमो किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं। लाओ त्से जिस दुनिया की बात कह रहा है, जिन लोगों की बात कर रहा है, जिन संभावनाओं की बात कर रहा है, वह शब्दहीन अनुभूति की संभावना की बात है। शब्द के साथ वस्तुओं का जगत आ जाता है, शब्द के हटते ही वस्तुओं का जगत हट जाता है और अस्तित्व मात्र रह जाती है। तो आज चैप्टर 2 में हम यहीं पे पॉज लेते हैं। डे 2 फॉर चैप्टर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम यहां से शुरू करते हैं, जो कि एक प्रश्न से स्टार्ट हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखा होगा आपने। अगर हम यहाँ तक वीडियो में आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपने इस सीरीज़ को आप स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा शायद 6th वीडियो है। 4 वीडियो चैप्टर 1 के थे, चैप्टर 2 में ये 2nd वीडियो हो चुका है। मैं इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा थी पढ़ने की ताओ उपनिषद बाय ओशो। देखता हूँ कब तक पढ़ पाता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ूंगा डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड दीज थिंग्स, ताकि मेरे साथ 2-4 लोगों को और को भी फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि आई बिलीव इन स्प्रेडिंग नॉलेज। कहीं से भी मिले, एब्जॉर्व करो, उस नॉलेज को ड्रिंक करो और शेयर करो। हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है नॉलेज को स्प्रेड करने की। तो ऑलरेडी जब किसी बड़े इंसान ने उस नॉलेज को हमारे सामने रख दिया है किताब के फॉर्म में, लेक्चर के फॉर्म में, तो बस उसी नॉलेज को मैं एक अलग मोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसी भी तरह से कुछ लोगों तक पहुँच जाए, दैट्स ऑल। तो मेरे लिए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरे लिए हमेशा विन विन सिचुएशन है। एटलीस्ट मैं बुक तो पढ़ ही रहा हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत अच्छा लगा आपने वीडियो यहाँ तक देखी।
नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। और बाकी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, एक सीरीज़ में है प्लेलिस्ट में, वीडियो 1 एपिसोड 2 करके दिया हुआ है, सो यू मे लाइक इट। See you in the next video. Till then, stay healthy, stay happy. Peace.